Hello, aspirants, and welcome to the Rumels Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 19th January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So, this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the reassigning GST to the states. So GST you must have heard about it. It basically stands for Goods and Services Tax. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो GST का जो कलेक्शन का पावर है तो ये बेसिकली मिलना चाहिए स्टेट्स को, ठीक है। बिकॉज ऐसा होता है कि जो स्टेट्स हैं तो स्टेट्स का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सेंटर से काफ़ी ज़्यादा रहता है. सो दिस द रीजन वाई दे शुड बी गिवन द ऑटोनॉमी टू कलेक्ट टैक्सेस एज वेल. द आर्टिकल एक्सप्लेन्स द फिजिकल इम्बैलेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. इट एक्सप्लेन्स द नीड फॉर असाइनिंग द एंटायर GST टू स्टेट, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है बेसिकली हाइलाइट्स द वर्टिकल फिजिकल इंबैलेंस के बारे में. हम आगे देखेंगे कि व्हाट दिस वर्टिकल फिजिकल इंबैलेंसेस VFI कहा जाता है. सो बिटवीन दिस इंबैलेंस बेसिकली एग्जिस्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नीड टू रिस्टोर फिजिकल बैलेंस बाय रीअसाइनिंग द टैक्सेशन पावर्स टू द स्टेट्स एक्चुअली, ठीक है. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फॉर मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3. Indian economy point of view, it has been taken from the Hindu. So we'll first learn about the need and the requirement to balance the tax revenue with the states. तो देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है तो यू शुड नो दैट यूनियन गवर्नमेंट एंड आफ्टर बेसिकली जब से ये GST आया है तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है. सो इट हैज गॉट मोर टैक्स पावर्स देन द स्टेट्स. वाइल अगर आप देखोगे स्टेट्स के बारे में द एक्सपेंडिचर का जो रिक्वायरमेंट है तो एक्सपेंडिचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो ये स्टेट्स के केस में ज़्यादा रहता है, ठीक है. बट दिस गिव्स राइज टू अ वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस. तो आप देखोगे जो कलेक्शन है वो हो रहा है ऑन द सेंट्रल साइड और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है इट इज बिन डन ऑन द स्टेट साइड. तो इसीलिए यहाँ पे काइंड ऑफ इम्बैलेंस हो जाता है. अब इस इम्बैलेंस क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में हो रहा है तो इसीलिए इसे कहा जाता है वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस. Now this vertical fiscal imbalance जो है it is between the union government and the state government that refers to the mismatch between the revenue raising capacity and the expenditure needs of the center and the state, ठीक है. तो यहाँ पे जो revenue raising capacity है वो किसी और का है और यहाँ पे expenditure जो है वो रहता है आपका states का, ठीक है. तो this is the reason why there is a kind of imbalance और इसी imbalance को कहा जाता है vertical fiscal imbalance. तो यहाँ पे जो VFI है VFI का जो formula है so it basically is 1 minus the ratio of the state's own revenue to expenditure, ठीक है. तो मान लीजिए कि state का कुछ रेवेन्यू है तो और स्टेट का जो भी एक्सपेंडिचर है तो उसका जो रेशियो अगर आप उसे 1 से माइनस कर दोगे ना तो उसी से आपको मिल जाएगा VFI. तो VFI जो है ये बेसिकली रेंज करता है 0 से 1 तक, ठीक है. अगर मान लीजिए 0 है तो इसका मीनिंग ये होता है तो बेसिकली देखिए अगर ये 0 है तो इसका मीनिंग है कि ये जो 1 माइनस यहाँ पे जो रेशियो है तो रेशियो यहाँ पे 1 हो गया. तो रेशियो मतलब अगर यहाँ पे स्टेट जितना पैसा अर्न कर रहा है उतना पैसा यहाँ पे एक्सपेंड भी कर रहा है. तो इसका मीनिंग ये है कि द स्टेट्स हैव इनफ पावर और यू कैन से इनफ ऑथोरिटी और ऑटोनॉमी टू जनरेट इट्स ओन रेवेन्यू, ठीक है. द स्टेट्स हैव इनफ ओन रेवेन्यू टू मीट देयर ओन एक्सपेंडिचर एंड देयर इज नो नीड फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफर. तो ये कब होता है? ये बेसिकली 0 होने से. 0 मतलब 1 माइनस जब रेशियो 1 हो जाता है इन दैट केस इट इज नोन एज VFI इक्वल टू 0 एंड इन दैट केस यू शुड अंडरस्टैंड कि स्टेट्स के पास इनफ पावर है टू जनरेट इट्स ओन रेवेन्यू, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए कि VFI अगर 0 नहीं होता है, इफ इट बिकम्स पॉजिटिव इन नेचर. पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होता है जब यहाँ पे जो ये वैल्यू है तो ये वैल्यू जब ये 1 से कम रहता है, जब ये रेशियो है ना, जब ये रेशियो 1 से कम रहता है उस केस में यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है VFI जो है वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये देखिए ये जो पॉजिटिव वैल्यू तभी आता है जब आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है रेवेन्यू इज यू नो दैट रेवेन्यू इज लेस बट एक्सपेंडिचर इज मोर, है कि नहीं. अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है स्टेट का तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो एक पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ होगा. तो 0 पॉइंट कुछ अगर आप माइनस करोगे 1 से तो दिस बेसिकली विल लीड टू अ पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं. तो VFI अगर ये पॉजिटिव है इट इंडिकेट्स दैट स्टेट्स का जो अपना एक्सपेंडिचर है इज एक्सपेंड यहाँ पे एक्सीडिंग द रेवेन्यू कैपेसिटी. तो रेवेन्यू जितना भी है तो रेवेन्यू से अगर ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर उस केस में जो ये रेशियो है रेशियो तब ये 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा और जब 1 से माइनस करोगे इट विल बी बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर. तो दिस पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है इट इंडिकेट्स दैट द स्टेट्स ओन एक्सपेंडिचर इज एक्सीडिंग और आप कह सकते हो इट इज बीन नॉट मेट बाय इट्स ओन रेवेन्यू कैपेसिटी, ठीक है, ओइंग टू श्रिंकिंग पूल ऑफ टैक्सेस असाइन्ड टू और डिवॉल्व टू देम. तो इसी ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जिसे हम कहते हैं वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, अब इसी को मिटिगेट करने के लिए, इसी को कम करने के लिए, इसी को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे लाया गया था यहाँ पे लाया गया था फाइनेंस कमीशन, ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन जो इट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हिच यू विल फाइंड इन द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे इसका काम क्या है?
तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये हर 5 ईयर्स में फॉर्म किया जाता है, तो डील मेनली विद एसिमेट्री और जो इम्बैलेंस है बिटवीन द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द रेवेन्यू रेजिंग अथॉरिटी अंडर द यूनियन और द जीएसटी काउंसिल। तो इसी को करेक्ट करने के लिए लाया गया था दिस बेसिकली ये जो आर्टिकल 280 लाया गया था, which basically forms which provides for the formation of the finance commission after every 5 years. However, this task to correct the VFI it remains unaccomplished by the finance commission. तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द इम्बैलेंस ट्रेंड के बारे में, दैट इज द वीएफआई का जो ट्रेंड है इंडिया में। तो देखिए जो वीएफआई है, जैसे कि मैंने कहा कि इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वीएफआई है सो इट इज बेसिकली इंक्रीज इन द ईयर्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि इम्बैलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। So increasing trend of VFI is being observed from the data for all the states of the period of the last 3 finance commission। तो फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा कि ये 5 साल के लिए इसे कंसिडर किया जाता है। तो ये 5 से लेके 10 तक, देन 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक। तो ये जो यहाँ पे 3 फाइनेंस कमीशन है तो इसमें यहाँ पे एक रैपिड इंक्रीज दिखाई दिया गया। फॉर द लेटेस्ट पीरियड का हम बात करेंगे, दैट इज 15 से लेके 20 का जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, तो इसमें जो रेशियो है इट इज 0.53। ठीक है, तो 0.53 अगर है तो इसका मीनिंग ये है कि 47% ही बस यहाँ पे जो स्टेट्स है, सो द 47% ऑफ द स्टेट्स ओन एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस बाय देयर ओन रेवेन्यू, और बाकी जो है तो बाकी के लिए यहाँ पे डिपेंड करना पड़ता है ऑन द सेंटर। Now this was accompanied by 4 major changes as follow। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस है। तो चेंजेस जो है which has been brought basically in this period, that is 15 से लेकर 20 तक में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं which has led to the imbalance or which has led to the emergence of such imbalance। तो you will find the पहला यहाँ बताया गया about expansion of divisible pool of the taxes of the union। तो यूनियन के पास देखिए इनिशियली क्या था, बस यहाँ पे 2 टैक्सेस था, that is income tax and corporation tax। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे यहाँ पे all the tax you will find they are under the hands of the union only। For example income tax, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्लस यहाँ पे 2 और आ चुका है, सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। सो दस एनलार्जिंग द रेवेन्यू बेस टू बी शेयर विद द स्टेट। तो यहाँ पे जो सेंटर के पास जो पूल है, तो पूल हैज बेसिकली इट इज इनहेंस्ड इन इट्स मैनर। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन टू कंस्ट्रेन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड नो अबाउट द एफआरबीएम एक्ट के बारे में। एफआरबीएम मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है व्हिच केम इन द ईयर 2003। सो इट इज बेसिकली एन एक्ट दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2003 टू एनफोर्स फिस्कल डिसिप्लिन बाय एस्टैब्लिशिंग गोल्स सच एज रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, सो द विड्रॉल आप देखोगे यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम करने के लिए यहाँ पे लाया गया था दिस पार्टिकुलर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन। एंड ऑल्सो द डिसोल्यूशन ऑफ द यूनियन प्लानिंग कमीशन। अब देखिए पहले जब यहाँ पे 2014 के टाइम में यू विल फाइंड दैट देयर यूज्ड टू बी अ प्लानिंग कमीशन व्हिच यूज्ड टू इंप्लीमेंट द प्लानिंग प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट द 5-year प्लान। सो अब यहाँ पे आप देखोगे जो प्लानिंग कमीशन है इसको 14-15 के टाइम में इसे डिसॉल्व करके एक नया बॉडी फॉर्म किया गया, नीति आयोग, राइट। नीति आयोग करेंटली यू विल फाइंड दैट दिस इज द थिंक टैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। बट अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, द प्लानिंग कमीशन के पास ना यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स भी था जो कि नीति आयोग के पास नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ये जो प्लानिंग कमीशन है, द प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू गिव ग्रांट्स। ठीक है, यहाँ पे प्लान ग्रांट्स दिया करता था, बट करेंटली दिस ग्रांट्स आर ऑल्सो मिसिंग द केस ऑफ द नीति आयोग एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी इन 2017। So this basically have led to the greater imbalance between the center and the state। These changes have considerably altered the state's revenue structure, leaving them with little revenue autonomy and more dependence on the union government। So यही basically यहाँ पे जो withdrawal है of the union government's plan grant and loans to the states has affected the state's combined budget। तो जो state budget है वो काफी कम हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो dependence है वो बढ़ चुका है on the center। Now finally if we talk about the GST के बारे में, तो GST is a kind of a indirect tax only। So it is a harmonized indirect tax जो लाया गया था, जो cascading effect है उसे कम करने के, उसे reduce करने के लिए on commodities that came into effect on 1st of July 2007। ये very important है, कभी पुलिस में आपको पूछा जा सकता है। So the implementation of the 101st amendment to the constitution of the year 2017 only। So it is based on the principle of destination based consumption। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे that is यहाँ पे जो टैक्स है, जो GST है, it will be collected at the state where the goods are sold instead of the manufacturing state। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 स्टेट है, तो जिस स्टेट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, now that does not have to pay the tax, but the state जहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है, now that particular state will be paying this tax। तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। एक हो गया सेंट्रल स्टेट जीएसटी, देन सेंट्रल जीएसटी एंड ऑल्सो द आईजीएसटी। और इस वहाँ पे आप देखोगे जो भी गुड्स है, सर्विसेज है, अब ये गुड्स सर्विसेज को डिवाइड किया जाता है इन सर्टेन स्लैब्स में। तो द स्लैब्स यहाँ पे बताया गया है कि
0%, 5%, 12%, 18% and 28%. ठीक है, so these are the slabs under which the goods and services are placed for the taxing purpose. The GST Council and Apex Committee, you should know that Article 279A provides for the constitution of the GST Council, which is basically a constitutional body, because इस amendment से इसे place किया गया था. अब ये जो council है, it is an apex committee to modify, reconcile or make recommendation to the union and the states on the GST, ताकि यहाँ पे कौन सा goods को किस slab में place किया जाएगा, किसको modify किया जाएगा. तो ये सारा जो recommendations है, it has been given by the GST Council. It also gives the union government a veto to trust its preference on the state. तो यहाँ पे मान लीजिए कि state का जो decisions है, तो इस पे दोस्तों state का decision के states का decision के ऊपर ज़्यादा priority रहता है over the central का decision. तो this basically यहाँ पे the union government has got a veto over the state. तो अब देखिए हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो इम्बैलेंस है इसे कम किया जा सकेगा. द मेजर्स टू रिड्यूस द फिस्कल इम्बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. तो पहले बताया गया है अबाउट दी सेंट्रल जीएसटी जो है एंड द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम. आपको पता होगा कि पेट्रोलियम जो है इट डज नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी. ठीक है, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे ये जो सीजीएसटी है एंड एक्साइज ड्यूटी है, तो दिस बेसिकली शुड बी गिवन टू द स्टेट. क्यों देना चाहिए? क्योंकि स्टेट्स का एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है. ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग ऑल द कमोडिटीज इंक्लूडिंग पेट्रोलियम. और यहाँ पे बताया गया है कि पेट्रोलियम जो इसको एक्साइज से मिटा के या आप कह सकते हो कि रिमूव करके इट आल्सो शुड बी प्लेस्ड अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी ओनली. सो द यूनियन गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू कलेक्ट आईजीएसटी ओनली टू सेटल रेवेन्यू ऑन द डेस्टिनेशन बेसिस. ठीक है, सो दिस विल एंश्योर हार्मोनाइजेशन. आपको पता होना चाहिए कि आईजीएसटी जो है सो इट इज बेसिकली कलेक्टेड बाय दिस यूनियन गवर्नमेंट. सो दिस शुड बी कंटिन्यूड. ठीक है, ओनली टू सेटल द रेवेन्यू ऑन द डेस्टिनेशन बेसिस. नाउ दिस विल एंश्योर द हार्मोनाइजेशन ऑफ द जीएसटी अक्रॉस द स्टेट्स एंड जीएसटी शैल आल्सो कंटिन्यू एज अ टैक्स डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल. लेकिन जो वीटो पावर है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का जो वीटो पावर है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो बायसनेस है, नाउ दिस शुड बी रिमूव्ड बिकॉज यहाँ पे यू शुड से कि आपके क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है स्टेट्स का, तो स्टेट्स को यहाँ पे ज्यादा पावरफुल आप कह सकते हो कि ज्यादा ऑटोनॉमी या ज्यादा अथॉरिटी उनको मिलना चाहिए. सर कॉम्पिटेटिव टैक्सेशन जो है शुड बी आल्सो मूव टू द स्टेट लिस्ट. तो आपको पता होगा कि जो टैक्सेशन है, तो टैक्स आप देखोगे ये जो 7th शेड्यूल है, तो 7th शेड्यूल में यू विल फाइंड लिस्ट लाइक द स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में लाना चाहिए कमोडिटी टैक्सेशन. तो यहाँ पे जो भी लेजिस्लेशन है, सो दैट द स्टेट कैन डू इट. द टैक्स बेस ऑफ द जीएसटी नेमली कंजम्पशन जो है, इट इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट. तो स्टेट जो है इट इज नॉट इक्वली कंज्यूमिंग एट एन इक्वल रेट, सो इट क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल फिस्कल इंबैलेंस अमंग द स्टेट. देयरफॉर द यूनियन गवर्नमेंट जो है शुड आल्सो इफेक्ट इक्वलाइजेशन ट्रांसफर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ द हॉरिजॉन्टल फिस्कल इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे जो वर्टिकल फिस्कल इनइक्वालिटी है, इसी के साथ जो हॉरिजॉन्टल फिस्कल इनइक्वालिटी है, इसे भी यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए ट्राई और इनिशिएटिव यहाँ पे लाना चाहिए. So topic के basis पर प्लीज practice question है, please answer in the comment section. The next article is about the AK-203 rifles which has been produced in India by India and Russia jointly. इसी के बारे में हम बात करते हैं, which has been taken from the press. So India and Russia they have jointly begun the production of AK-203 assault rifles है ये at a factory in Amethi, Uttar Pradesh. The location is important. तो India और Russia ने ये जो साइन है, जो ये पैक्ट है, it was signed in December 21, जहाँ पे India ने यहाँ पे procurement of more than 6 lakh AK-203 rifles will be done through the Korwa ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश अमेठी डिस्ट्रिक्ट. सो इफ यू टॉक अबाउट द जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे मोर देन 6 लाख राइफल्स आर बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर. ठीक है, तो ये जो जॉइंट वेंचर है, इट इज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, दैट इज OFB, एंड ऑल्सो द 2 subsidiaries of the Rostec State Corporation, which is known as the Kalashnikov. You must have heard about this particular term in the movie KGF. The Kalashnikov concern and the Rosoboron export. All right, तो ये जो डील है, इट इज मोर देन 5,000 करोड़ का ये डील है जो साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन December 21, और माना जाता है कि ये इंडिया और रशिया के बीच में इट इज द बिगेस्ट डिफेंस डील इन द रिसेंट ईयर्स. द डील हैज अ क्लॉज फॉर कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. द राइफल्स विल बी आल्सो एक्सपोर्टेड टू फ्रेंडली फॉरेन नेशन. तो ऐसा नहीं है कि जो 6 लाख जो वेपन्स है इट विल बी ओनली यूज्ड बाय द टू कंट्रीज, बट दे विल बी एक्सपोर्टेड टू फ्रेंडली नेशंस एज वेल. एंड द आइडिया इज टू हैव राइफल्स मेड ऑफ 100% इंडिजिनस कंपोनेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 28 months. सो बताया गया है अबाउट द कोरबा राइफल फैक्ट्री के बारे में, जिसे अपग्रेड कर दिया गया है सो दैट इट विल बी एबल टू manufacture the Kalashnikov rifles. So AK-203 के बारे में, it's an assault rifle which is considered to be the latest and most advanced version of the AK-47 rifle. You must have heard about the AK-47 rifle. तो इसी का upgrade is AK-203 rifle. It is a 7.62 into 39 millimeter variant है from the AK-100 rifle family only. तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, it is expected to replace the Indian small arms system. ठीक है, तो इंडिया में जो यहाँ पे नेवी है, आर्मी एंड द एयरफोर्स, they basically use this INSAS. ठीक
ठीक है. INSA stands for Indian Small Arms System. तो इसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा by the AK-203 rifle. So INSA's rifle are not suitable for use at high altitude, and also several other issues with this rifles include the gun jamming and oil leakage etc. तो ये सारा जो challenges है इससे टैकल किया जाएगा by the induction of this AK-203 rifles. इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अ रेयर स्पीसीज ऑफ डक व्हिच इज नोन एज ग्रेटर स्कॉप. नाउ दिस हैज बीन रिसेंटली साइटेड एट मणिपुर. चलिए इसी के बारे में बात करते हैं. So about the greater scaup, as you can see in this picture, this beautiful duck is known as the greater scaup, which is locally known as sadangman. It is a medium-sized living duck species that belongs to the family of Anaeidae. The greater scaup species is distributed in Asia में पाया जाता है, यूरोप, यूएस एंड कनाडा में पाया जाता है, और इंडिया या इंडिया सब कॉन्टिनेंट के केस में इट इज क्वाइट अ रेयर विजिटर. लेकिन जब भी आता है, it would be inhabiting the shallow freshwater lake, and you should know that Manipur is quite famous for its freshwater reserve. तो इसीलिए यहाँ पे मणिपुर में ये स्पॉट किया गया है. And pools and rivers with grassy shorelines. The greater scaup species are highly migratory, breeding near Arctic region and migrating to the warmer south from August onwards. अगर हम इसके conservation status के बारे में बात करेंगे, according to the IUCN Red List, so it is least concern. So about the Loktak Lake of Manipur, it is a freshwater lake in Manipur state, which is also a part of the Ramsar Convention, which I covered recently. So it is also famous for the unique floating islands called the Phumdis कहा जाता है, with multiple plant species. The Kebul Lamjau National Park, which is known to be the only floating national park, now it is on the Loktak Lake only. It is the last natural habitat of the Sangha deer. So Sangha is the dancing deer of Manipur. The lake is designated as a wetland under the Ramsar Convention. Now, इसी topic के basis पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. Please answer in the comment section. The next article is about a dam, about a super dam, which is known as the Medoc project, which is basically planned by China. इसी के बारे में हम बात करते हैं because India has responded to this particular project. India has planned to build a buffer reservoir in the proposed Arunachal जो hydropower project है to counter China's proposed 60,000 megawatt Medoc hydropower on the Brahmaputra river. Now this can be important from our prelims and also from mains. It can be important from GS paper to the national election point of view. It has been taken from the Hind. तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे प्रपोज किया है, यहाँ पे दे वुड बी कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ओवर द यारलुंग सांगपो रिवर. अब ये जो यारलुंग सांगपो है, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज द सेम दैट ऑफ द सियांग एंड द ब्रह्मपुत्र इन केस ऑफ इंडिया. सो यारलुंग सांगपो नॉर्मली कहा जाता है चाइना में, और सांगपो रिवर कहा जाता है तिब्बत में. ठीक है, तो इट इज द सेम एज द ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इन द टिबेटन कोर्स, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट. नाउ which can be quite a threat to India, right? So which in Tibet close to the Arunachal Pradesh border. So this you can see in the picture. This is Arunachal Pradesh और यहीं पे बनाया जाएगा. So this nearly you can see it lies in the near the Namcha Barua. ठीक है, तो Namcha Barua जो जॉर्ज है, तो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे ही यहाँ प्लान किया गया है the proposed 60 gigawatt या 60,000 megawatt capacity super dam. The proposed dam will be built in Medoc County. तो इसीलिए इसे Medoc project कहा जाता है, where the Yarlung Sangpo Brahmaputra Grand Canyon. तो this you can see the Grand Canyon. ठीक है, जिसे नामचा बरुआ पीक कहा जाता है, is located. अब ये जो proposed 60,000 megawatt dam है, it will have 3 times the capacity of the Three Gorges Dam. Now the Three Gorges Dam also belong to China only. The Three Gorges Dam is a hydroelectric gravity dam that spans the Yangtze River. ठीक है, ये जो Yangtze River located in Hubei province in China, तो यहाँ पे आपको मिलेगा द थ्री जॉर्जेस डैम. नाउ दिस डैम जो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी. ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 22 मेगावाट या 22 गीगावाट है. बट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, द मेडोक प्रोजेक्ट के बारे में जो कैपेसिटी है, ये 3 गुना ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट कैन बी क्वाइट अ थ्रेट टू इंडिया. But now India has also responded by proposal of constructing a buffer project in the Upper Siang district. ठीक है, तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ दिस वर अ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. So यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मिनिमम टेम्परेचर शुड बी 10 डिग्री और इवन लोअर. सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. देन गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में, एज आई कवर्ड, इट इज अबाउट द एक्सोप्लैनेट. सो इट इज द सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस. There were some more questions that are asked in the previous video. Let's look at the answers. So Startup India scheme will be providing a tax exemption for the initial 3 years period. And if we talk about the Constitution of India, it does not define the basic structure term. And also, यहाँ पे जो judicial review, the judicial review term is also not mentioned explicitly. ठीक है, even though there's a provision for judicial review, but that is not mentioned. So यहाँ पे neither 1 nor 2 is the correct answer. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.